नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान यानी कि ल्यूसेंट जीके वाली किताब से। लास्ट टॉपिक हमने सल्तनत काल कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों आपस में भाई थे। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। इनके संत का नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के संत कौन थे? विद्यारण्य संत। फिर हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। राजधानी क्या थी इसकी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। देखिए, संगम वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए। संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका हरिहर 1336 से 1356, बुक्का 1 यानी कि 1356 से 1377, हरिहर सेकंड 1377 से 404 ईस्वी, देवराय प्रथम 406 से 1400। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला शासक जो है संगम वंश का वो है आपका हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी तक, बुक्का प्रथम आपका 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर सेकंड आपका हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम आपका 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय ठीक है 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। नोट देख लीजिए, नोट दिया हुआ है यहाँ पर। नोट है, हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। आगे देख लीजिए। आगे हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया था। ठीक है, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर किन किन वंशों ने शासन किया था? वो 4 वंश थे। कौन कौन से? संगम वंश, सलुब वंश, तुलुब वंश और अराविडो वंश। इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, संगम वंश, सलुब वंश, तुलुब वंश और अराविडो वंश। 4 वंश है आपके विजयनगर साम्राज्य में, ये याद रखिएगा। फिर है बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यहाँ देख लीजिए, अष्ट दिग्गज में शामिल कवि। विजयनगर साम्राज्य में आपके अष्ट दिग्गज कवि थे। ठीक है, वो अष्ट दिग्गज कवि कौन कौन से हैं? एक तरफ कवि दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना दी हुई है, देख लीजिए। पहले आपके अल्लसनी पेद्दन, इनकी रचना क्या है? मनुचरितम एवं हरि कथा सार। दूसरे आपके नंदी तिम, इनकी जो आपकी रचना है वो है परिजात हरण। तीसरे आपके कवि हैं भट्ट मूर्ति, इनकी रचना क्या है? नरस भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। चौथे आपके धुर्जती, इनकी रचना क्या है? कलहस्ती महात्म्य। फिर है आपके 5वें कवि हैं आपके मल्लन, इनकी रचना है राजशेखर चरित। छठे आपके हैं अच्युतराज रामचंद्र, इनकी जो रचना है वो है सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदयम। फिर है आपके 7वें कवि हैं पिंगाली सूरत और इनकी रचना है राघव पांडिय। फिर है आपके तेनाली रामकृष्णन और इनकी रचना है आपकी पांडुरंग महात्म्य। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि अष्ट दिग्गज कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3 कोई होंगे और एक कोई अलग नाम दे दिया जाएगा। तो एक बार फिर से इनके नाम देख लीजिए, कौन कौन अष्ट दिग्गज कवि हैं? अल्लिसनी पेद्दन है, नंदी तिम्म है, भट्ट मूर्ति है, धुर्जती है, मल्लन है, अच्युतराज रामचंद्र है, पिंगाली सूरत है और तेनाली राम कृष्णन है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? अष्टदिग्गज कवि हैं आपके। फिर है हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उसके बाद देखिए तेलुगु के 5 महाकाव्य
तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तरफ महाकाव्य दिए हैं, एक तरफ रचनाकार यानी कि उन महाकाव्यों को किसने लिखा है वो दिया हुआ है। आमुक्त माल्यद ये किसने लिखा है? ये लिखा है कृष्णदेव राय ने। मनुचरितम ये लिखा है अल्लीसनी पेद्दन ने। वसुचरित ये लिखा है भट्टमूर्ति ने। राघव पांडवी यमु ये लिखा है पिंगली सूरत ने। और पांडुरक महात्म्य ये लिखा है तेनाली रामकृष्ण ने। इनमें से 3-4 तो ऊपरी वाले हैं। देखिए इधर देखिए अब फिर से ये पॉइंट देख लीजिए। इटली का निवासी निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ये पॉइंट हम देख चुके थे, दोबारा देख लिया, कोई बात नहीं। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम ने। फिर है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। फिर आपका फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की आय से दी जाती थी। आगे देखिए, आगे है तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। फिर है एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। फिर है मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। आगे देखिए, सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव की स्थापना की थी। ठीक है, पहला वंश कौन सा था? पहला था आपका संगम वंश, उसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। जो दूसरा है वो है सालुव वंश, इसकी स्थापना की थी सालुव नरसिंह ने। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय हुआ। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाती है तो उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपके कृष्णदेव राय। कई बार पूछ लिया जाता है कि कृष्णदेव राय आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके तुलुव वंश से। देखिए, तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। शालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस कहा जाता है, विजयनगर आया था। आगे है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये ऊपर आप उन अष्टदिग्गजों के नाम देख चुके हैं। ठीक है, अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लीसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। देखिए, जो आपने ऊपर 8 अष्टदिग्गज पढ़े थे उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो आपके अल्लीसन पेद्दन। ठीक है, इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, और इनके युग को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। आगे देखिए, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। ये किसने की थी? ये खुद कृष्णदेव राय ने की थी। आगे देखिए, आगे है, विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। फिर है नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। फिर देख लीजिए, फिर है आपका
तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। उसके बाद देखिए, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। फिर देखिए, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था इसका नेतृत्व? अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। यानी कि जो विजयनगर के राजा हैं और बहमनी के सुल्तान हैं, ये लोग 3 जगहों के लिए आपस में इनके बीच में क्या था? विरोधाभास था। वो 3 जगह कौन सी है? तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी का कछार और मराठवाड़ा का प्रदेश। फिर आपका तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेन्नुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। फिर देख लीजिए, फिर है विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश। ठीक है, अराविडु वंश की स्थापना का समय देख लीजिए 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में, अपदस्थ कर यानी कि उसको गद्दी से हटाकर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है, कौन कौन से 4 वंश है संगम वंश उसमें विजयनगर साम्राज्य में? फिर से याद कर लीजिए, संगम वंश, सलुव वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। देखिए, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। फिर है आपका विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई का जो क्रम है वो घटते हुए क्या है? प्रांत, यानी सबसे बड़ा प्रांत है या मंडल, कोट्टम या वलनाडु यानी कि जिला, नाडु मेलाग्राम यानी कि 50 ग्रामों का समूह और उर यानी कि ग्राम। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है आपका प्रांत या मंडल, उससे छोटा है आपका कोट्टम या वलनाड यानी कि जिला, उससे छोटा है नाडु मेलाग्राम यानी कि 50 ग्रामों का समूह, उसके बाद है उर यानी कि ग्राम। ठीक है, यानी कि 50 गांव से 50 उर से मिलकर एक नाडु मेलाग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि 50 उर से मिलकर एक नाडु मेलाग्राम बनेगा। ठीक है, नाडु मेलाग्राम से बड़ा क्या है? कोट्टम या वलनाडु, और कोट्टम या वलनाडु से बड़ा है आपका प्रांत। सबसे पहले प्रांत, ठीक है, इस तरह से है ये। सबसे छोटा, बस ये याद रखिएगा, सबसे छोटा उर या ग्राम है और सबसे बड़ा प्रांत या मंडल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आगे देखिए, आगे है आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। आगे देखिए, आगे विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी व्यक्ति, यानी कि वो लोग जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, प्रमुख व्यक्ति। पहला है आपका निकोलो कोंटी। ये इटली से आया था 1420 में, और किस शासक के समय में आया था? देवराज प्रथम के समय में आया था। फिर है आपका अब्दुल रज्जाक। ये फारस से आया था 1442 ईस्वी में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फिर है आपका नूनिज। ये आया था पुर्तगाल से 1535 ईस्वी में, अच्युत राय के शासनकाल में। फिर है आपका डोमिंगो पायस। ये आया था आपका पुर्तगाल से 1555 ईस्वी में, कृष्णदेव राय के
शासनकाल में। फिर आपका बारबोसा, ये भी पुर्तगाल से आया था 1515 से 1516 ईस्वी तक, और ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। इनमें से ये दोनों सबसे ज़्यादा अब तक पूछे गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके सभी हैं। यहाँ वही रिपीट हो गया है, फिर से यहाँ से देखिए। यहाँ एक कर्डिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। फिर आपका विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होती थी। फिर आपका विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली क्या है? उम्बली है गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। ये क्या? उम्बली। फिर आपका रक्त कोडगे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था क्या? रक्त कोडगे। फिर आपका कुट्टगी, यह आपका ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। कुदी। फिर है युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कब? विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। आगे देख लीजिए। आगे है चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। फिर है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, पूछा जाता है कि कई आपसे स्टेटमेंट वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाता है कि क्या विजयनगर में दास प्रथा थी या नहीं थी? तो थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी देख लीजिएगा कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा यानी कि स्वैच्छिक विधवा, यानी कि जो अपने मन से सती प्रथा करना चाहे वो कर सकता है, जबरदस्ती नहीं थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, यानी कि नॉर्मल था बाल विवाह होना। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का निर्माण भी होता था, यानी कि एक प्रमुख मंदिर था और उसकी देवता की पत्नी के मंदिर के रूप में अम्मान मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। फिर है तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। उसके बाद देखिए महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। फिर है आपका मधुरा विजयम, बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कौन सी? मधुरा विजयम। आगे देखिए, आगे है कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर है आपका संत विद्रन्य, ठीक है, संत विद्रन्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, वो था आपका वीणा।
आगे देखिए, आगे है विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षणी शैली के नाम से जानी जाती है। यक्षणी शैली कहाँ से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। लास्ट पॉइंट देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का 12 था। ठीक है, इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदौस या पगौड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। फड़म आपसे कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में सोने के जो छोटे सिक्के थे उनको प्रताप तथा फड़म, यानी प्रताप और फड़म कहा जाता था। प्रताप जो होता था आपका 26 ग्रेन का होता था और जो फड़म होता था वो 5.5 ग्रेन का होता था, यानी कि सब प्रताप और फड़म में ज़्यादा छोटा कौन सा है? फड़म। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, यानी कि क्रूजेडो पुर्तगाली, दीनार फारसी, फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। यानी कि जो विजयनगर के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पर अन्य देशों की भी, यानी कि पुर्तगाल की, फारस की और इटली की भी मुद्राएं प्रचलित थी, जिनको क्रमशः पुर्तगाल की मुद्रा को कहा जाता था क्रूजेडो, फारस की मुद्रा को कहा जाता था दीनार और इटली की मुद्राओं को फ्लोरिन और डुकेट कहा जाता था। ये मुद्राएं भी प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो इसमें क्या है? वो आपको याद रखना है स्वर्ण का 12, प्रताप और फड़म, ठीक है, और तार। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आपका यहाँ से आपका विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट होता है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका बहमनी साम्राज्य। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका ये मध्यकालीन भारत का इतिहास एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट साइंस कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।